ये वीडियो मेरी पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की जो सीरीज है उसका एपिसोड नंबर 61 है। इसके लास्ट एपिसोड में हमने बात की बैटल ऑफ अटलांटिक के बारे में, और उसके पहले हमने बात की थी ऑपरेशन वैलकरी के बारे में, जिसमें स्टाफनबर्ग और उसके सारे रेजिस्टेंस फाइटर्स ने मिलकर हिटलर को मारने की कोशिश की और वो असफल हुए। और उसके बाद फिर क्या हुआ जर्मनी में और वेस्टर्न फ्रंट पे और ईस्टर्न फ्रंट पे, इसके बारे में हम इस एपिसोड में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है जुलाई 20, 1944 से। ये वो दिन था जब स्टाफनबर्ग का हिटलर को मारने का प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। हिटलर बच गया और उसके बाद जब उसने सारे लोगों को, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे इस प्लान में, उन सबको इकट्ठा किया, और उन सब लोगों में एरविन रॉमल भी था, जो उसका एक बहुत ही सक्सेसफुल जर्मन कमांडर था। उसको भी इस कॉन्स्पिरेसी में फंसाया गया और इस तरह लगभग 5000 लोगों को मारा गया था इस प्लान के फेल होने के बाद। बट इस ऑपरेशन वैलकरी जो फेल हुआ, इसकी वजह से बहुत इफेक्ट्स हुए जर्मन पब्लिक के मन में और जर्मन आर्मी के मोराल पे। क्योंकि अब ऐसा हो गया था कि इस प्लान में ये बाहर आया था कि हिटलर को मारने की कोशिश उसी के आर्मी के बंदे कर रहे हैं। मतलब देश की आर्मी अगर ये सोच रही है कि उसको अपने लीडर को पावर से हटाना है, तो आप सोचिए कि जो देश की जनता है उसको क्या लगेगा कि यार हमारा जो लीडर है अब वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि आर्मी ही उसके अगेंस्ट हो गई है। इसीलिए ये जो लोगों के मन में पैनिक फैला, इसकी वजह से नाजी गवर्नमेंट बहुत परेशान हो रही थी। इस पैनिक के साथ डील करने के लिए जर्मनी की जो नाजी गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी आर्मी को कहा कि तुम्हारा जो ट्रेडिशनल मिलिट्री सैल्यूट है उसको तुम हटाओ और उसकी जगह पे तुम डालो हिटलर सैल्यूट। तो अब ऐसे लोग जो आर्मी का हिस्सा है, जो नाजी पार्टी में बिलीव नहीं करते हैं, बट उनको ये फोर्स किया जा रहा था कि तुम नॉर्मल सैल्यूट नहीं करोगे, तुमको वो सैल्यूट करना है जिसको हिटलर सैल्यूट कहते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे आर्मी लोगों के मन में बहुत दुख हुआ और उनको बहुत ही विरोध लगा इस बात का कि यार ये क्या जबरदस्ती है, हम एक देश की सेवा कर रहे हैं, किसी आदमी की सेवा नहीं कर रहे हैं। बट फिर भी क्योंकि अभी ऑफिशियल हो गया था, तो नाजी सैल्यूट सब लोग करने लग गए। इसी सब के दौरान जब जर्मनी में सब टेंशन चल रही थी, उसी टाइम वेस्टर्न फ्रंट पे जुलाई 25 को ओमार ब्रैडली, जो एक अमेरिकन कमांडर था, उसने ऑपरेशन कोबरा लॉन्च कर दिया। ये ऑपरेशन उसने लॉन्च किया नॉर्मंडी के एरिया से सेंट लो पियर रोड जो है उसके नॉर्थ से। और ये इतना पावरफुल अटैक था कि जो जर्मन डिफेंसेस थे वहां पे, वो बहुत तेजी से कोलैप्स होने लग गए। अब देखिए, इसके पहले भी जो अटैक्स हुए थे जर्मन पोजीशंस के ऊपर, वो इतने बुरी तरह कोलैप्स नहीं होते थे जितना ये हुआ था। उसका रीजन ये था कि पहले जो नाजी गवर्नमेंट थी वो ज्यादा ताकतवर थी, स्टेबल थी। बट अब क्योंकि इतना पैनिक का माहौल फैला हुआ था वहां पे, तो लोगों को, जो कमांडर्स थे, उनको कुछ पता नहीं था कि क्या करना है। वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे, उनके पास रॉ मटेरियल नहीं था, उनके पास अपने टैंक्स के लिए, अपने व्हीकल्स के लिए फ्यूल नहीं था, उनके पास जो गन्स थी बड़ी बड़ी, उनके पास उसके लिए एमो नहीं था। तो इस वजह से वो सब लोग तेजी से अपनी पोजीशन छोड़ छोड़ के पीछे हटने लगे और बहुत तेजी से ओमार ब्रैडली का जो ये अटैक है वो आगे बढ़ने लगा। और जब ये जर्मन आर्मी अपनी पोजीशन छोड़ छोड़ के पीछे हट रही थी, उसी टाइम एलाइड लोगों की जो P-47 थंडरबोल्ट प्लेन थे, वो लगातार इनके ऊपर फायरिंग करते थे। और ये अब बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे लुफ्टवाफे ने शुरू में किया था पोलैंड में, फ्रांस में, कि उनकी नीचे आर्मी अटैक करती थी, ऊपर से उनकी लुफ्टवाफे आगे बॉम्ब गिराते थे, या फिर जो ट्रूप्स जा रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रेफिंग करते थे, मतलब उनको फायर करते थे। यही चीज अब एलाइड लोग कर रहे थे जर्मनी के साथ। जब सब कुछ यहाँ पे फ्रांस, नॉर्दर्न फ्रांस में सब हो रहा था, उसी समय लंदन में, यानी ब्रिटेन की राजधानी में, जो वॉर डिपार्टमेंट है, वॉर कैबिनेट, वो लोग बहुत टेंशन में आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था अब एक नया टाइप का नाजी वेपन फील्ड में आ गया है। इस वेपन का नाम था V1 फ्लाइंग बॉम्ब। ये आज जैसे हम मिसाइल्स कहते हैं, क्रूज मिसाइल्स, उसका बिल्कुल ओरिजिनल जो वर्जन था वो ये बॉम्ब था। फ्लाइंग बॉम्ब बोलते थे इसको, और एलाइड लोग इसको डूडल बॉम्ब भी बोलते थे और बज बॉम्ब भी बोलते थे, क्योंकि जब ये मिसाइल जो थी जब चलती थी तो एकदम बजिंग साउंड करती थी। तो इस तरह के बॉम्ब को लेके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो लोग बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 की स्टार्टिंग में जब बैटल ऑफ ब्रिटेन हुआ था, तो जर्मनी ने अपने फाइटर्स को भेज के, बॉम्बर्स को भेज के बहुत सारी बॉम्बिंग उन्होंने लंदन में कराई थी, जिसको द ब्लिट्ज भी कहते थे। और उस बॉम्बिंग में लंदन का बहुत नुकसान हुआ था, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ था और बहुत लोगों की जान गई थी। तो इस वजह से ब्रिटेन लोग को पता था कि ये जो जर्मनी के V1 फ्लाइंग बॉम्ब्स हैं, अगर ये सक्सेसफुल होने लग जाएंगे तो बहुत नुकसान फिर से होगा उन लोगों को। तो इसलिए वो इन बॉम्ब्स को लेकर बहुत टेंशन में थे। V1 बॉम्ब की खास बात ये थी कि ये इसको एक पायलटलेस प्लेन कहते थे, क्योंकि ये उड़ता था। तो या तो इसको आप एक रैम से लॉन्च कर दो, और बाद में लुफ्टवाफे ने इसको प्लेन्स के थ्रू, बॉम्बर्स के थ्रू भी लॉन्च करना शुरू किया। और ये लॉन्च होता था और एक मिसाइल की तरह जाता था, एकदम आगे तक जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में, और जहां पे इसका फ्यूल खत्म हो गया वहां पे ये गिर जाएगा जमीन पे, और गिरते ही एक्सप्लोड करेगा। उस समय आप सोचिए कि आज मिसाइल्स कितनी कॉमन होती हैं। आपने एक फाइटर में आपने एक फायर किया तो मिसाइल सिर्फ सीधे नहीं जाएगी, वो तो पीछा भी करती है टारगेट का। अगर आपने टॉप गन मैवरिक देखी है तो उसमें आपको बहुत दिखाई पड़ेंगी मिसाइल्स। बट इस समय ये पहली बार था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जर्मनी ने इतना एक फ्लाइंग बॉम्ब बनाया था। तो पहले तो V1 रॉकेट बनाए,
और उससे उन्होंने उसको 1944 जून के महीने में यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने V2 फ्लाइंग बॉम्ब बनाया। ये भी V1 की तरह थे। इसमें एक इंप्रूवमेंट ये था कि ये बहुत तेज उड़ते थे, इनकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा थी, तो इसीलिए और भी बहुत घातक थे। और इसीलिए एलाइड लोग, स्पेशली ब्रिटिश लोग, बहुत घबरा रहे थे कि अगर ये बॉम्ब इन्होंने लंदन पे ड्रॉप करना शुरू किया तो वापस बहुत डैमेज होगा। वो जानते थे कि इन बॉम्ब्स के साथ अब वो जीत तो नहीं सकते जर्मनी लोग, बट वो बहुत मोराल को ब्रेक कर सकते हैं ब्रिटिश लोगों के। तो इसीलिए उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ये था कि जो जहां से बॉम्ब्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जहां से लॉन्च हो रहे हैं, उन साइट्स को उनको डिस्ट्रॉय करना है फ्रांस में। और हिटलर का ये मानना था कि इन वेपन्स को यूज करके इनको ये वी फ्लाइंग बॉम्ब्स जो थे, इनको हिटलर और उसकी जो गवर्नमेंट थी, इनको वो रिवेंज बॉम्ब्स कह रहे थे। मतलब जो इतना बॉम्बिंग कर रहे थे, अलाइड लोग ने इतना बॉम्बिंग कैंपेन किया था जर्मनी के ऊपर, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो भी उसका जो एपिसोड है उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट उसमें आपको पता चलेगा कि कितनी एक्सटेंसिव बॉम्बिंग की थी अलाइड लोगों ने जर्मनी के ऊपर। जैसे जैसे वो लोग इटली को जीत रहे थे, फ्रांस को जीत रहे थे और वो जर्मनी के नजदीक पहुंच रहे थे, तो उन्होंने लगातार ये बॉम्बिंग मिशन प्लान कर करके जर्मनी के ऊपर बहुत बॉम्बिंग हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने ये बॉम्ब्स बनाए थे रिवेंज लेने के लिए। और हिटलर को ये एक गलत भरोसा था कि वो इन बॉम्ब्स को यूज करके एक्चुअली इनके मोराल को तोड़ देगा और जीत जाएगा लड़ाई। वापस बात करते हैं वेस्टर्न फ्रांस की। तो 30 जुलाई को जनरल मॉन्टगोमरी ने एक ऑपरेशन ब्लू कोट लॉन्च किया ओमार ब्रैडली के लेफ्ट फ्लैंक को कवर करने के लिए। और अब ओमार ब्रैडली का जो डिवीजन था वो पूरा आगे बढ़ते बढ़ते नॉर्मेंडी का जो रीजन था उसके थ्रू सीधा बाहर निकल गया बिना किसी ऑपोजिशन के। और इसके तुरंत बाद 1 अगस्त को जनरल जॉर्ज पैटन, जिन्होंने सिसिली के कैंपेन में इतना कमाल दिखाया था और बहुत तगड़ी रेपुटेशन थी उनकी, उनको वापस लाया गया और उनके अंडर एक नई आर्मी बनाई गई जिसको थर्ड आर्मी कहते हैं। जॉर्ज पैटन का ऑब्जेक्टिव ये था कि उसको बोला गया था कि तुझको ब्रिटेन की तरफ जाना है और वहां के एरियाज को कैप्चर करना है। बट पैटन इस बात को जानता था कि यहां पे मेन सारा काम यहां नहीं हो रहा है, मेन काम हो रहा है दूसरी तरफ, और अगर वो दूसरी तरफ निकल जाए, सीएन की तरफ चले जाए, तो ये रास्ता पूरा क्लियर है और बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। और सब जानते थे जॉर्ज पैटन की रेपुटेशन थी कि वो ऑर्डर्स फॉलो तो करता था बट वो बहुत ही सनकी इंसान था। मतलब उसको अगर बहुत अग्रेसिव था वो, उसको था कि अगर उसको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो वो अचीव करेगा ही, चाहे उसके जो ट्रूप्स हैं उनकी कुछ भी हालत हो जाए, सब मर रहे हैं, सबको प्रॉब्लम हो रही है, बट वो पुश करता था अपने ट्रूप्स को। उसकी ऐसी रेपुटेशन थी और इसी वजह से जर्मन्स भी पैटर्न को बहुत सीरियसली लेते थे। अब थोड़ी बात करते हैं ईस्टर्न फ्रंट की। जब सब कुछ यहाँ पे वेस्टर्न फ्रंट पे हो रहा था तो जो वेस्टर्न फ्रंट के जो जर्मन कमांडर्स थे वो अपने हेडक्वार्टर से, जर्मन हाई कमांड से बोल रहे थे कि हमको रीइंफोर्समेंट्स भेजो, यहाँ पे बहुत बुरी हालत है, हमारी हेल्प करो। और उनके पास बहुत रीइंफोर्समेंट्स थी तो नहीं हाई कमांड के पास भेजने के लिए, बस थोड़ी बहुत कहीं कहीं से इकट्ठा करके जो भेज रहे थे वो वेस्टर्न फ्रंट पे भेज रहे थे। ईस्टर्न फ्रंट के कमांडर से बात देख रहे थे कि वेस्टर्न फ्रंट पे तो कम ट्रूप्स हैं जर्मनी के, और जो अटैक भी आ रहा है वो भी कम एलाइड ट्रूप्स हैं। जो रियल अटैक आ रहा है वो ईस्टर्न फ्रंट पे आ रहा है। इतनी बड़ी रेड आर्मी पुश कर रही है जर्मनी के ट्रूप्स को, तो यहां पे वो हेल्प नहीं कर रहे हैं बट वो वेस्टर्न फ्रंट पे कर रहे हैं। तो इसलिए ईस्टर्न फ्रंट के जो जर्मन कमांडर्स थे उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ भेदभाव होता है, हिटलर को एक्चुअली वेस्टर्न फ्रंट फ्रांस का जो एरिया है वो ज्यादा उसको प्रिय है। तो 1944 में जुलाई के आखिरी दिनों तक आते आते रेड आर्मी ने विस्टुला को क्रॉस कर लिया था और अब जो जर्मन लोग थे वो बहुत खतरे में आ गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर विस्टुला को उन्होंने क्रॉस कर लिया और यहाँ पे जो अपनी पोजीशंस बना ली हैं, अगर ये पोजीशन स्टेबल हो गई तो अगला जो इनका लंबा अटैक होगा वो क्रॉस कर लेंगे, ओल्ड रिवर के पास पहुंच जाएंगे और वहां से बर्लिन शहर सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। इसलिए विस्टुला में जो इनकी पोजीशंस थी रेड आर्मी की, उनको डिस्टर्ब करना बहुत जरूरी था जर्मन्स के लिए और इसलिए उनको काउंटर अटैक करना था। बट फिर से काउंटर अटैक करने के लिए आपको चाहिए रीइंफोर्समेंट्स, आपको चाहिए ट्रूप्स और आपको चाहिए बहुत सारा वेपन, बहुत सारे टैंक्स, बट ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा था उनको हाई कमांड की तरफ से। तो इसलिए ईस्टर्न फ्रंट के कमांडर्स लगातार हिटलर की लीडरशिप से डिसइल्यूजन हो रहे थे कि ये हमको अब यहाँ पे लीड नहीं कर पाएगा। अगर देखा जाए तो ऑपरेशन बैग्रासियो जो लॉन्च किया था रेड आर्मी ने 21 जून को 1944 को, उसमें उनको सक्सेस तो मिली थी। उन्होंने जर्मन पोजीशंस को एकदम पीछे धकेल दिया था और आर्मी ग्रुप सेंटर जो था जर्मनी का उसको एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर भी नंबर ऑफ कैजुअलिटीज जो थी, जो जितने लोगों की जान गई थी रेड आर्मी में और जितने लोग मिसिंग हो गए थे एक्शन में और घायल हो गए थे, वो संख्या बहुत ज्यादा थी। लगभग 7.5 लाख से ज्यादा रेड आर्मी के सोल्जर्स इसमें वो कैजुअलिटी हो गए थे। इसके ऑपोजिट अगर देखा जाए तो जर्मनी के आर्मी ग्रुप सेंटर ने लगभग 4 लाख के आसपास कैजुअलिटीज देखी थी। तो देखिए नंबर्स ज्यादा खराब थे रेड आर्मी के, बट फिर भी अंतर यहां पे ये था कि रेड आर्मी के पास जो उनकी कैजुअलिटीज हो रही थी उनको लगातार रिप्लेस कर पा रहे थे। ये बात जर्मनी के साथ नहीं थी, क्योंकि अगर उनके लगभग 4 लाख सोल्जर्स उन्होंने लूज कर दिए हैं, कैजुअलिटी हो गए, तो उनको रिप्लेस करने का उनके पास कोई तरीका ही नहीं था, क्योंकि उनके पास ट्रूप्स बचे ही नहीं थे। और जो वो ट्रूप्स ड्रॉ कर रहे थे जर्मनी से, वो एक्चुअली बहुत यंग बच्चे थे। आप समझिए कि हिटलर यूथ
जो एक्चुअली लिटरली बच्चे थे उनको भी अब फ्रंट पे भेजा जाने लगा था। इतनी डेस्परेट सिचुएशन जर्मनी की हो गई थी। वहां दूसरी तरफ फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में पैटन ने अपना पहला जो ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव किया और सीधे वो भागने लगा ब्रिटेन की तरफ। तो यहाँ पे एक फेले गैप था जिसमें जर्मन आर्मी पूरी तरह से ट्रैप हो गई थी, क्योंकि चारों तरफ उनके एलाइड फोर्सेस थी। मॉन्टगोमरी था, ब्रैडली था और फिर कुछ फ्रेंच डिविजन्स भी थे। ये जो फेले गैप जिसको कहते हैं, जहाँ पे जर्मन आर्मी ट्रैप हो गई थी, उसमें एक थोड़ा सा एरिया बचा था जो अभी तक कंप्लीटली इंसर्कल नहीं किया था एलाइड लोगों ने, और उस जगह से जर्मन्स निकलने की कोशिश कर रहे थे, इस गैप को छोड़ के पीछे हटने की कोशिश। इसी सब के दौरान 15 अगस्त को ऑपरेशन एनविल, जिसको ऑपरेशन ड्रैगन कहते हैं, वो लॉन्च हो गया और उसके साथ लगभग 1.5 लाख एलाइड ट्रूप्स अब और लैंड हो गए वेस्टर्न कोस्ट पे फ्रांस के। और ये ट्रूप्स आए कहां से थे? जो इटली में एलाइड ट्रूप्स थे उनको लेके उन्होंने यहां पे भेज दिया था ड्रैगन की लैंडिंग्स के लिए। तो जो इटली में कमांडर थे, एलाइड कमांडर फील्ड मार्शल अलेक्जेंडर, वो बहुत नाराज हुए कि ये क्या बात हुई यार, एक तो हम वैसे भी यहाँ पे इतना कठिनाई से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी बहुत बुरी हालत थी इटालियन फ्रंट पे। हालांकि वो हार नहीं रहे थे बट वो जीत भी नहीं पा रहे थे, और इस बुरी हालत में उनसे और 1.5 लाख ट्रूप्स लेके वहां भेज दिया गया था। और अलेक्जेंडर का ये मानना था कि हम क्यों यहाँ पे इतना क्यों हम फ्रांस के साथ लड़ाई कर रहे हैं, हमको एक्चुअली आगे बढ़ना चाहिए ग्रीस की तरफ। और इसीलिए चर्चिल भी उसको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि चर्चिल अलेक्जेंडर फ्रांस के कैंपेन को लेके बहुत एक्साइटेड नहीं थे। बट उनकी बात एक्चुअली गलत थी, क्योंकि इस जो एडिशनल लैंडिंग हुई 1.5 लाख लोगों की, उससे बहुत फायदा हुआ और बहुत तेजी से जो जर्मन डिफेंस था वो बहुत तेजी से कोलैप्स होने लगा। अब जब लगभग वेस्टर्न फ्रांस पूरा एलाइड कंट्रोल में आ गया था, तो अब बात होने लगी कि पेरिस का क्या करना है, यानी कि फ्रांस की राजधानी। किसी भी कंट्री को अगर किसी दूसरे देश ने ऑक्यूपाई किया होता है और जब उस ऑक्यूपाइंग फोर्स को आप हटा रहे होते हो, तो आपका हमेशा टारगेट होता है कि आपको कैपिटल तक पहुंचना है। अब जो इस एरिया में एलाइड कमांडर था ड्वाइट डी आइजनहावर, वो अमेरिकन था, और उसको जो उसके सेट ऑफ प्रायोरिटीज थे, टारगेट्स थे, उसमें पेरिस का लिबरेशन, मतलब पेरिस से नाजी फोर्सेस को हटाना, ये उसकी प्रायोरिटी में बहुत नीचे था। उसका ये टारगेट था कि अभी हमने लगातार धकेल रहे हैं पीछे जर्मन आर्मी को, उनको हम पीछे धकेलते जाएं और धकेलते चलते हम लोग एक्चुअली घुस जाएं जर्मनी के अंदर। पेरिस में जाने का उसका मन नहीं था अभी। परंतु जो वहां पे जो सारी एलाइड फोर्स थी, क्योंकि ये एलाइड फोर्स थी तो इसमें बहुत सारे अलग अलग देश के लोग थे, ब्रिटेन, अमेरिका और एक्चुअली फ्रांस के भी ट्रूप्स वहां पे थे। तो जो फ्रांस का जनरल डिगॉल था, उसको था कि भाई मैं तो फ्रेंच हूं, मेरी राजधानी को लोग छुड़ा नहीं रहे। तो उसने आके आइजनहावर से बोला कि उसने मीटिंग की उसके साथ, और उसने बोला कि हमको पेरिस पे मार्च करना होगा। और अब होने लगा था कि जो डिगॉल की फोर्सेस थी, फ्रेंच फोर्सेस, वो एक्चुअली अपनी ही आर्मीज में से ये पेट्रोल, तेल और कुछ वेपन्स ना ऐसे अलग अलग करके अपना ही एक अटैक लॉन्च करने का प्लान कर रहे थे कि हमको पेरिस को तो लिबरेट करना है। अब ये देख के आइजनहावर परेशान हो रहा था, क्योंकि उसको पता था कि पेरिस को लिबरेट करके उनका कुछ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं होगा, हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, जर्मनी के अंदर घुसने की कोशिश करनी चाहिए। बट डिगॉल यहाँ पे बहुत नाराज हो रहा था कि तुम पेरिस की बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे असमंजस में पड़ गया आइजनहावर, और उसको था कि अब मैं करूं क्या। अब उसको बात करनी थी अपने प्रेसिडेंट से, रूजवेल्ट से, और रूजवेल्ट और डिगॉल में कोई खास बनती नहीं थी। तो आइजनहावर एकदम दो चक्कियों के बीच में फंस गया था। एक तरफ उसका प्रेसिडेंट है रूजवेल्ट, जो चाहता है कि नहीं हमको जर्मनी को हराना है, जर्मनी के अंदर घुसना है। दूसरी तरफ डिगॉल यहाँ कह रहा है कि नहीं, मेरे ट्रूप्स यहाँ पे, मुझे पेरिस को लिबरेट करना है। तो इस सारे असमंजस में आइजनहावर और ब्रैडली ने किया क्या, इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में आपसे बात करूंगा मैं। इस सीरीज का जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।